हमारे साथ आज तक पर इस वक्त कोरोना काल में संकट दौर में लॉकडाउन 3 और आगे लॉकडाउन 4 पर चर्चा के लिए, साथ ही आर्थिक पैकेज जो सरकार ने दिया है उस पर चर्चा के लिए मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी जी जुड़ रही हैं। स्मृति जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि जिस मंत्रालय से आप जुड़ी हुई हैं और जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जिसके जरिए हम ये माने कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटने पर या फिर प्रवासी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए मदद का हाथ इस आर्थिक पैकेज के जरिए पहुंचेगा? स्मृति जी। 20 लाख करोड़ का एक पैकेज जब घोषित होता है 130 करोड़ की जनता वाले देश में, तो कई इस प्रकार की उम्मीदें जगती हैं, चाहे वो किसान के संदर्भ में हो, चाहे वो हाथ गाड़ी के हमारे विक्रेता हो, चाहे वो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हो, चाहे वो एमएसएमई का सेगमेंट हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो डिस्कॉम हो। अन्ना जी, इसमें सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब सरकार की प्राथमिकता थी कि जो गरीब है वो भूखा ना सोए, इसीलिए 1,70,000 करोड़ का एक पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित किया गया। 3 महीने का राशन 80 करोड़ नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास भारत सरकार ने किया, उसमें प्रदेश की सरकारों का सहयोग मिला। साथ ही सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं को देश में उनके बैंक के खाते में 3 महीने तक डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाया। चाहे वो दिव्यांग हो या वरिष्ठ नागरिक, हर खेमे, हर तबके का ख्याल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रखा गया। लेकिन साथ ही आर्थिक दृष्टि से जिस बात को आपने छेड़ा है उसका अगर जवाब दूं तो 3 लाख करोड़ की बैंक की गारंटी देना, 45 लाख एमएसएमई यूनिट्स के लिए, अगर हम छोटा सा एक सिंपल गणित करें कि उस एक यूनिट में अगर 10 लोग भी काम करते हैं तो इसका मतलब 45 लाख यूनिट्स के माध्यम से 4.5 करोड़ नागरिकों की नौकरियों को सशक्त करने का 3 लाख करोड़ की वित्त मंत्री की घोषणा वो सहारा देती है। बिना कोलैटरल के एसएमईज को लोन देना, उनका अगर कोई डेट है, बैड डेट है, उसको रिस्ट्रक्चर करने की उसमें बात शामिल है। इंटरेस्ट सबवेंशन हमारे किसानों को देना, किसान क्रेडिट कार्ड की आज जो घोषणा हुई है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो घोषणा हुई है, लगभग 70 करोड़ लोगों के पास देश में 23 राज्यों में इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा होना प्रशासनिक अपने आप में ऐतिहासिक है। और अंजना जी, ये सारे काम हम तब कर रहे हैं जब देश लॉकडाउन की स्थिति में। आप सोचिए, पूरे देश में कृषि समुदाय में जो फसल हुई वो कटी भी, नई बुआई भी हुई और उस फसल के प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि, चाहे वो एसएमई हो या चाहे वो तहसील लेवल की इकोनॉमी हो, जिसमें स्ट्रीट वेंडर का भी, सड़क पर सामान बेचने वाले की भी चिंता, मुद्रा की जो सबसे छोटा तबका है लोन का, शिशु लोन, उसकी भी चिंता, तो देश के हर आयाम, हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए ये पैकेज उपयोगी होगा, जो कुल औसत जिसकी 20 लाख करोड़ है। जी, प्रधानमंत्री ने लेकिन जब इस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया तो उन्होंने सबसे पहले आत्मनिर्भरता अभियान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे इस संकट को हम अवसर में बदल सकते हैं। उन्होंने पीपीई किट्स का जिक्र किया, उन्होंने N95 मास्क जो हम बना रहे हैं, जो पीपीई किट हम एक भी नहीं बनाते थे देश में, वो अब हम रोजाना 2 लाख के आसपास बना रहे हैं। आपके मंत्रालय का भी इसमें योगदान रहा है। ये स्वदेशी का मंत्र, ये कैसे वाकई, क्योंकि ये सुनने में बड़ा, और हर हिंदुस्तानी की यही महत्वाकांक्षा है, अंदर की उम्मीदें हैं कि किसी तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, किसी तरह से हम अपने आप को विश्व में ऐसे स्थापित करें कि हम ही सेंटर हैं मैन्युफैक्चरिंग के। ये एक उम्मीद बनी है, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, कैसे आगे बढ़े? देखिए, वर्षों से एक चर्चा होती थी कि हिंदुस्तान में अगर कुछ सामान आया, रॉ मटेरियल आया, तो चले उसको एक असेंबली की दृष्टि से देखा जाए। हिंदुस्तान खुद इतना आत्मनिर्भर क्या हो सकता है कि 0 से लेके 10 तक जितनी सप्लाई चेन की जरूरत है, वो सारी जरूरतें प्लस साइंटिफिक कंपोनेंट मिलाकर एक प्रोडक्ट यूनिकली मेक इन इंडिया बनाए। अब लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जब लॉकडाउन नहीं था अंजना जी, तब भी लोगों को लगता था कि टर्न अराउंड टाइम जो होता है साइंटिफिक कम्युनिटी का, अथवा एक बार आप एक साइंटिफिक स्पेसिमेन तैयार भी कर लेते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता। आपने पीपीई का उल्लेख किया,
उससे थोड़ा पहले मैं ले जाती हूँ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की पूरे विश्व में दरकार हुई। हिंदुस्तान दुनिया का फार्मेसी बन गया। कुछ लोगों को ये चिंता थी कि हमारे पास पर्याप्त है, आज हालत यह है कि 60 से ज्यादा राष्ट्रों में हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मानवता के आधार पर पहुंचाए, उनके लिए हिंदुस्तान सहारा बना। जहां तक पीपीई किट्स की बात है, इस देश में एक भी नहीं बनता था। इस देश में लगभग सालाना 50,000 पीपीई किट इंपोर्ट होता था, देश की इतनी दरकार हुआ करती थी। और लोगों का ये मानना था कि जो उसका मटेरियल है, मेडिकल मटेरियल है, वो हिंदुस्तान में इतना बन नहीं सकता, बन भी गया तो स्टिच नहीं हो सकता, स्टिच हो भी गया तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुकूल नहीं होगा। 1 मार्च को एक भी पीपीई किट का ना होना, और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, दिन के 3 लाख पीपीई किट्स हमारे देश में हमारी ही कंपनियां, हमारी ही लेबर, हमारा ही स्टिचिंग सिस्टम्स, हमारी ही साइंटिफिक कम्युनिटी, ये लोग बना रहे हैं। देश में मार्च के महीने में पहले 10 दिन में एक ही लैब हुआ करती थी कोयम्बटूर में। आज डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की लैब्स रीऑर्गेनाइज हुई हैं ताकि पीपीई किट्स के अगर सैंपल्स इंडस्ट्री देती है तो उनका टेस्टिंग में कोई गतिरोध ना आए। आज मुझे एक हिंदुस्तानी होने के नाते लॉकडाउन में शायद विश्व की एक ही इकोनॉमी है जिसमें जीरो से एक इंडस्ट्री पनपी, और आज 1.5-2 महीने बाद उस इंडस्ट्री की वैल्यू 7 से 8,000 करोड़ की है। जहां एक भी नई कंपनी थी, आज 200 से ज्यादा कंपनियां हैं। और अभी भी मैं उन कंपनियों को नहीं गिन रही हूं जिनके सैंपल देश के 9 लैब्स में वर्तमान में टेस्टिंग स्टेज पर हैं। तो आप सोचिए, आगामी 10, 15, 20 दिन में हम 200 कंपनियां तक हैं, हम 300, 400 तक पहुंच सकते हैं। यह संभावना एक लॉकडाउन की स्थिति में सिर्फ हिंदुस्तान में ही हमने राष्ट्र के सामने और विश्व के सामने प्रस्तुत की है। लेकिन और ये भी कह दूं अंजना जी, हाँ। जो इंपोर्ट होते था उसकी कीमत, हाँ। और जो आज बनता है उसकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। और हमारी क्वालिटी हिंदुस्तान की बेहतर है इंपोर्टेड मटेरियल से। वो 2,200 रुपए का बनता था, हम 600 रुपए में बनाकर हमारे डॉक्टर्स को दे रहे हैं। लेकिन स्वदेशी को और भी बल मिले, इसके लिए आर्थिक गतिविधियों का इन तमाम कुटीर और लघु उद्योगों में जरूरी हो जाएगा। तो क्या आप ये मानती हैं कि 17 मई के बाद हम वाकई इस तरह की सुगबुगाहट देखेंगे? राजस्थान ने आज कई बाजार खोल दिए हैं, कई जगह आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं। क्या आपका भी ये मानना है कि 18 मई के बाद हम तमाम सुरक्षाओं को नजर में रखते हुए धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू करें? पीपीई की जो आप कहानी कह रहे हैं अंजना जी, वो सारी सुविधाओं और सारे जो कानून हैं, सारी जो सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादाएं हैं, सैनिटाइजेशन की मर्यादाएं हैं, उसको कड़े लॉकडाउन के वक्त हमने कर दिखाया है। तो आज मेरी आशा ये है कि जब हम कड़े लॉकडाउन के वक्त इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़े कर सकते हैं 1 महीने की अवधि में, तो आगामी समय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा न्यू नॉर्मल ये होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना पड़ेगा। मास्क चेहरे पे वो सिर्फ N95 के ना हो, अगर रेगुलर मास्क भी, फेस कवर अगर हम इस्तेमाल करें तो वो भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनेगा कुछ समय के लिए। आज आपसे वार्ता करते वक्त मेरे चेहरे पर जो मास्क है वो कोई N95 का मास्क नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसे जोन में नहीं हूं वर्तमान में जहां पर कोई अफेक्टेड हो। लेकिन ये कपड़ा एक वीवर, एक बुनकर का कपड़ा है जिसको सिला है एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। इसका मतलब हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं में 3-4 अलग अलग छंद एक नए सवेरे की तलाश में कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकती हैं। और बुनकरों का आपने जिक्र किया, आपके मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि एमएसएमई क्षेत्र में जो ये फायदे पहुंचाए गए हैं वो उन बुनकरों की भी जिंदगी में थोड़ी रोशनी भरेगा? बुनकर अंजना जी जुड़ा होता है मुद्रा योजना से। कोविड से पहले भी हमने कोशिश की थी कि बुनकर मुद्रा योजना से जुड़े, तत्पश्चात उसके जीवन में क्या आर्थिक सुधार आया उसकी भी हम पुष्टि करें। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जिन जिन बुनकरों को हमने मुद्रा योजना से जोड़ा, उनकी आय में 50 से 60% की बढ़ोतरी हुई। और आज वित्त मंत्री जी ने जो विशेष मुद्रा योजना में शिशु का जो एक सेगमेंट है उसके संदर्भ में जो घोषणा की है, मुझे लगता है वो धरातल के इसी
प्रकार के हमारे नागरिक की बहुत बड़ी सहायता करेगा, उसका बहुत बड़ा सहारा बनेगा। लेकिन टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है अंजना जी, जो सिर्फ बुनकर को या बड़ी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट नहीं करता, हमारे फार्मर को भी, कृषि को भी इम्पैक्ट करता है। तो आज हम चाहे वो कृषि हो, जिसको किसान क्रेडिट कार्ड या किसान सम्मान निधि के माध्यम से सहारा मिलता है 20 लाख करोड़ के पैकेज का, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, मतलब हमारे सड़क पे जो ठेले के माध्यम से अपना व्यापार करते हैं ताकि उनका संरक्षण हो सके, ऐसे 50 लाख से ज्यादा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के संरक्षण की बात कही है वित्त मंत्री ने, चाहे वो महिला हो, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर कैपिटल सपोर्ट चाहिए तो उसको भी बढ़ोतरी करके दिखाया है इस आर्थिक पैकेज ने, जिसको प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया। जी स्मृति जी, जो मास्क आप पहनी हुई हैं, मुझे लगता है वो इकट प्रिंट या इस तरह का अलग अलग जो बुनकर काम करता है उसका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस मंत्रालय को आप रिप्रेजेंट करती हैं, इस कपड़ा उद्योग ने हिंदुस्तान में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक वक्त पर अगर अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की तो वो रेशम और यहाँ के मसालों की ही वजह से था। तो ये वो उद्योग है जिसको अभूतपूर्व जिसमें पोटेंशियल है, लेकिन अनदेखी होती चली गई और परिस्थितियां ऐसी बनी कि कई जगहों पर रॉ जो सस्ता चाइना सिल्क है वहां से आता हुआ, उसने हिंदुस्तान की उस बनारसी कपड़े को, उस सिल्क को जो यहाँ जिसके लिए हम मशहूर थे, उसको रिप्लेस कर दिया अपनी कीमत के जरिए या फिर अपने जल्दी मैन्युफैक्चर करना, ज्यादा 1960 के दशक में जी उस वहां से हमें स्वदेशी की ताकत को 1960 के दशक में सिल्क वर्म्स हम जी मैं इसीलिए कह रही हूँ 1960 के दशक में हमारे यहाँ पर सिल्क वर्म्स लाए गए ताकि हमारी सिल्क की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। आप सोचिए 1960 से लेकर 2014 तक इस सूक्ष्म एक विषय को अध्ययन के रूप में उठाया नहीं गया। हमने हमारी जो स्वदेशी सिल्क प्रोडक्शन है, कुकून है, उसके बारे में सेंट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से काम किया। कई लोगों को ये लगता था कि आप सिल्क का धागा निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमने बापू को समर्पित, गांधी जी को समर्पित अहिंसा सिल्क की बात की, जिसमें हम लोग उस वर्म को मारते नहीं हैं ताकि मार्केटिंग का वो एक नया आयाम बने। हमने हमारे सिल्क फार्मिंग कम्युनिटी को जाकर समझाया कि आप वो शेल फेंकिए मत, उस वेस्ट को भी फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक की कंपनियां उठाकर उसका इस्तेमाल करती हैं। तो इस प्रकार का एंगेजमेंट हम लोग निरंतर सेंट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से कर रहे हैं। जूट की अगर मैं बात करूं आज, तो हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसर है। 70% जूट बंगाल में उगता है और वहीं पर सबसे ज्यादा जूट की मिलें हैं पूरे देश की। जब हम लोगों ने मिलों से बात की, आप अगर अपनी पत्रकारिता के जीवन के उन छंदों को याद करें, जब 2014 से पहले हर साल हर सीजन में जूट मिलों में स्ट्राइक होती थी क्योंकि वर्कर कहता था हमारा पैसा नहीं मिला। बहुत कम लोगों को शायद देश में पता है कि सरकार सालाना 5,500 करोड़ के जो हमारे जूट का गनी बैग है, खाद्यान्न की दृष्टि से उसको पैक करने का ऑर्डर देती है इंडस्ट्री को। और हमने इंडस्ट्री से कहा कि अगर भारत के टैक्स पेयर के पैसे से आपको सालाना ऑर्डर मिलता है तो अब इसी शर्त पर मिलेगा कि आप श्रमिक और किसान का पैसा पहले चुकाएं, तत्पश्चात ही आपको इस प्रकार के कामों में सहभागी होने का मौका मिलेगा। अब नोटिस कीजिए 2014-15 के बाद से स्ट्राइक्स इस प्रकार की होनी बंद हो गई क्योंकि भारत सरकार ने कहा श्रमिक को और किसान को उसका बकाया पहले दो और फिर आकर भारत सरकार के ऑर्डर्स लो। प्रधानमंत्री जी ने जो उल्लेख किया कि 200 करोड़ से कम का जो भी टेंडर होगा उसको हम लोकल कंपनीज को देंगे। इसका मतलब हम ये नहीं कहते हम प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं, लेकिन जब आर्थिक चुनौतियां पूरे विश्व को घेरती हैं तो प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि हमारा दायित्व है कि हम पहले अपनी इंडस्ट्री, अपना एंटरप्राइज, अपने खुदरा व्यापारी को पहले मौका दें और हमारे नागरिकों के नौकरियों को संरक्षित करें। अब हमारा प्रयास होगा अंजना जी, सर्टिफाइड जूट सीड्स, मतलब आप जान के हैरान हो जाएंगी, बांग्लादेश जाती हैं और उससे बेहतर क्वालिटी की जूट बनती है। हमने बार बार प्रदेश सरकार में आग्रह किया, लेकिन अब हमने तय किया है कि अगर हमें इस आग्रह से आगे बढ़ना है, IITs के साथ मिलकर
हम नेशनल जूट बोर्ड और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जूट के फार्मर को 4,500 मेट्रिक टन के सर्टिफाइड सीड की जरूरत है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के साथ चर्चा करके उन तक वो अगले सीजन का सीड तो पहुंचाएंगे, लेकिन अगले सीजन तक का इंतजार नहीं करेंगे। अभी जूट की बुआई चल रही है, उनको रेटिंग के लिए सुविधाएं देनी है। वो सारी सुविधाएं भारत सरकार के चलते हम लोग हर जिले में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिले के और राज्य के प्रशासन के साथ मिलकर हमारा ये प्रयास रहेगा। तो जब हम टेक्सटाइल को देखते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि संकुचित सोच में मात्र कपड़े की दृष्टि से मत देखो, फार्म से फॉरेन की कल्पना को रखो, जो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फलीभूत हो रही है। बिल्कुल, और सक्रियता से ही ये सपना स्वदेशी का पूरा होगा। मेरा अगला सवाल आपसे लेकिन उस परिस्थिति को है जो हिंदुस्तान की राजनीति में लॉकडाउन में भी लॉक नहीं हुआ है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर, मजदूरों पर को लेकर आपकी सरकार की संवेदनशीलता पर और साथ ही आर्थिक पैकेज पर पी चिदम्बरम का कहना है कि ये धोखा है आंखों का। क्या होगा आपका जवाब? मैं उसके संदर्भ में एक टिप्पणी करना चाहूंगी अंजना जी, आपकी अनुमति से। साल 2008 में जब आर्थिक संकट आया था देश में, तो तब की यूपीए सरकार जिसकी कर्ता धर्ता श्रीमती सोनिया गांधी थी, उन लोगों ने कुछ पैकेजेस का अनाउंसमेंट किया, लेकिन वो पैकेज हमारे हिंदुस्तानी तक छोटे छोटे माध्यमों से पहुंचे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं उदाहरण ही तो आपसे कहना चाहती हूँ, 90,000 करोड़ का डिस्कॉम का पैकेज वित्त मंत्री जी ने कल घोषित किया था। अगर आप उस पैकेज की पूरी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, विश्लेषण को पढ़ें, तो उसमें छंद है जो कहता है कि अगर ये डिस्कॉम्स बिजली कंपनियां 90,000 करोड़ रुपए का सहारा लेती हैं, तो अंतोगत्वा वो उस सहारे को कंज्यूमर तक, मतलब भारतीय नागरिक तक पहुंचाने की व्यवस्था करे। ये जो कंडीशनैलिटी है तब नहीं थे जब यूपीए की सरकार थी, ये अब है जब मोदी जी की सरकार है। तो वो लोग जो कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। अब या तो आप खट्टे अंगूरों की चर्चा करें, या फिर वो अंगूर कैसे पौष्टिक आहार बने किसी किसान के लिए, किसी गरीब परिवार के लिए, आप उसकी चिंता करें। तो मुझे लगता है अगर आप आर्थिक पैकेज की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब दरकार थी कि हर घर तक अनाज पहुंचे। 80 करोड़ परिवारों तक अनाज पहुंचाना। टेक्सटाइल के साथ साथ मेरा सौभाग्य है कि महिला बाल विकास में भी काम करने का मुझे मौका मिला। लॉकडाउन के वक्त जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनके घर तक अंजना जी जाकर हमारी आंगनबाड़ी की बहनों ने उनका टेक होम राशन जो आंगनबाड़ी में मिलता था, आंगनबाड़ी बंद था तो लोग सरकार तक नहीं पहुंच सकते थे, सरकार लोगों तक पहुंची। और आज हर राज्य का आंकड़ा आपको कहते हुए प्रसन्नचित्त हूं, 9 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के घर तक राशन पहुंचाने का जो गरीब कल्याण योजना है उसके माध्यम से तो पहुंच ही रहा था, लेकिन एक विशेष प्रोटीन का आहार उस गर्भवती महिला तक पहुंचे, ऐसे देश की 9 करोड़ बहनों तक हमारी आंगनबाड़ी की बहनों ने पहुंचाया है। जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा उसका जवाब दे दीजिएगा आप, क्योंकि और ये हल्के नोट पर ये सवाल है, लॉकडाउन के दिन है और आप काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पर, कुछ तस्वीरें डालती हैं, आपने पुराने अपने सीरियल का भी एक वीडियो डाला है। इस लॉकडाउन का अनुभव स्मृति ईरानी के लिए कैसा रहा? छोटा सा जवाब। मुझे लगता है इस लॉकडाउन में बहुत पुरुषों ने बर्तन मांजने सीख लिए, बहुत बेटों ने, भाइयों ने खाना पकाना सीख लिया, बहुत ऐसे लड़के हैं जिन्होंने घर में पोछा मारना सीख लिया। तो एक माँ होने के नाते मैं कहूंगी कि आज आपने लॉकडाउन में सीखा है, आगे भी घर में महिलाओं की इसी प्रकार से मदद करते रहिएगा। आपने अपने दूसरे मंत्रालय का भी हक इस लाइन के साथ अदा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति। मुझे लगता है जो गृहिणी अंजना जी इसे सुन रही हैं, हाँ, आज जो भी माँ गृहिणी आपको सुन रही है, उसकी भी अपने परिवार के भाइयों, बेटों और पतियों से यही अपेक्षा है कि आज तो आप बर्तन मांज रहे हैं, घर काम में हाथ बटा रहे हैं, लॉकडाउन के पश्चात भी इसी संवेदना के साथ घर की महिला का सम्मान भी करें और मदद भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिनका ये मानना था कि आने वाले दिनों में आत्मनिर्भरता का ये अभियान चलेगा आगे, स्वदेशी का मंत्र देश हासिल करेगा। अपने मंत्रालय की तमाम उपलब्धियां वो गिनाते हुए, इसी के साथ हम रुक रहे ब्रेक पे। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।